जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। मतलब कोई इंसान किसी अनजान और बिल्कुल सुनसान सड़क से गुजर रहा है। और आसपास बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी नहीं है वहाँ। बिल्कुल। और तभी अचानक ना, बिना किसी ठोस कारण के उस इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, दिल की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है। एग्जैक्टली शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। जैसे शरीर का कोई अदृश्य अलार्म चीख चीख कर कह रहा हो कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और अगले ही पल कोई खतरा सच में सामने आ जाता है। हाँ, तो आमतौर पर लोग इस घटना को क्या नाम देते हैं? महज एक इत्तेफाक या छठी इंद्री का कोई वहम। हम अक्सर यही मानकर इस बात को टाल देते हैं ना। हाँ, लेकिन अगर ये कोई इत्तेफाक ना हो तो, अगर ये एक बेहद सटीक, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित और बहुत ही एडवांस सुरक्षा प्रणाली हो जो हमारे शरीर में लगातार चल रही है। हाँ, ये सवाल ना आज के विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ी हलचल पैदा कर रहा है। सच में। बिल्कुल। 2026 के जो एकदम लेटेस्ट वैज्ञानिक शोध है, वो अब इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इंसान का दिमाग महज एक साधारण कंप्यूटर नहीं है। मतलब वो सिर्फ रोजमर्रा का डेटा प्रोसेस नहीं करता। तो फिर क्या है? हकीकत इससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी और पंच मायनों में विचलित करने वाली है। हमारा दिमाग असल में एक टाइम कैप्सूल है। एक टाइम कैप्सूल? हाँ, एक ऐसा कैप्सूल जिसमें सदियों पुरानी हमारे पूर्वजों की जानकारी दबी हुई है, और साथ ही ये एक ऐसा रडार सिस्टम है जो हर सेकंड उन खतरों को भांप रहा है जिन्हें हमारी आंखें देख भी नहीं पाती। उफ। और यही आज के इस डीप डाइव का मुख्य मिशन है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। बिल्कुल। आज हम विज्ञान के उस पहलू की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो सच में सिहरन पैदा करने वाला है, जिसे विज्ञान की भाषा में ना हम डिस्टर्बिंग कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि आज के डेटा को देखकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। एग्जैक्टली आज हम उन वैज्ञानिक तथ्यों को सामने रखेंगे जो साबित करते हैं कि एक आम इंसान जितना वो खुद को नॉर्मल समझता है, उसे कई अधिक सुपरनैचुरल क्षमताओं से भरा हुआ है। ऐसी सच्चाइयाँ जो किसी डरावनी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसी लगती हैं। तो चलिए इस गहरे रहस्य की परतें खोलते हैं। और मैं बता दूं कि इस रहस्य की परतें खुलते ही हमारा पूरा नजरिया बदलने वाला है। वो कैसे? क्योंकि जब विज्ञान ये कहता है ना कि दिमाग एक टाइम कैप्सूल है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस कैप्सूल के अंदर जो कुछ भी दंड है, वो सिर्फ हमारी अपनी निजी जिंदगी की यादें नहीं है। अच्छा, तो फिर और क्या है इसमें? इसके अंदर वो जानकारी भी कैद है जो हमारे अस्तित्व में आने से बहुत पहले की है। मतलब हमारे परदादाओं और उनके भी पूर्वजों की जानकारी। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सवाल उठाना चाहूंगा। हाँ, पूछिए। मतलब हम तो हमेशा से यही पढ़ते आए हैं ना कि हमारे डरों का कारण मनोवैज्ञानिक होता है। जैसे अगर बचपन में किसी को कुत्ते ने काटा हो तो वो जिंदगी भर कुत्तों से डरेगा। हाँ, ये तो नॉर्मल कंडीशनिंग है। वही तो। लेकिन कई बार लोगों को बिना किसी कारण के अंधेरे से खौफ आता है, या अचानक से एक बेमतलब की एंग्जाइटी होने लगती है। बिल्कुल, जब आसपास सब कुछ पूरी तरह से सुरक्षित होता है। हाँ, फिर भी शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है। अगर ये हमारी निजी यादों का हिस्सा नहीं है तो फिर ये आ कहाँ से रहा है? अम, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना हमें जीव विज्ञान की एक बेहद जटिल शाखा में जाना होगा, जिसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। एपिजेनेटिक्स, मैंने इसके बारे में थोड़ा सुना है। हम सभी जानते हैं कि हमारा डीएनए एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है ना। ये तय करता है कि हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारी लंबाई कितनी होगी। हाँ, ये तो बेसिक बायोलॉजी है। बिल्कुल। और सदियों से विज्ञान यही मानता था कि हमारे अनुभव हमारे डीएनए को नहीं बदल सकते। लेकिन एपिजेनेटिक्स ने इस पूरी धारणा को पलट कर रख दिया है। कैसे? एपिजेनेटिक्स ये साबित करती है कि इंसान के पूर्वजों के अनुभव, उनके भयंकर डर और उनके गहरे सदमे भी इस डीएनए के ऊपर एक रासायनिक परत के रूप में छप जाते हैं। रासायनिक परत? जरा इसे थोड़ा और सरल भाषा में समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या इसका मतलब ये है कि डीएनए का जो मूल स्ट्रक्चर है वो वही रहता है, लेकिन उसके ऊपर कोई ऐसा स्विच लग जाता है जो चालू या बंद हो सकता है? एग्जैक्टली इसे डीएनए मिथाइलेशन कहते हैं। हम्म। कल्पना कीजिए कि डीएनए एक पियानो है। ओके, पियानो। अब पियानो की कुंजियां या चाबियां नहीं बदलती, लेकिन कोई गीत कैसे बजाया जाएगा, ये एपिजेनेटिक्स तय करती है। ओह, ये तो बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ना? पूर्वजों के जीवन में अगर कोई बहुत बड़ा खतरा आया था, तो उनके शरीर ने उस खतरे की याद को एक टैग या लॉक के रूप में डीएनए के ऊपर लगा दिया। और ये टैग पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। हाँ,
और इसे एक बहुत ही मशहूर और सच कहूं तो काफी डिस्टर्बिंग एक्सपेरिमेंट के जरिए साबित किया गया है। मुझे लगता है मैं जानता हूँ आप किसकी बात कर रही हैं। हाँ, इसे चेरी ब्लॉसम चूहों का प्रयोग कहते हैं। ये प्रयोग मैंने भी पढ़ा है और मतलब इसे पढ़ते हुए सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही अनरियल लगता है। इस प्रयोग को समझने के लिए ना मैं एक एनालॉजी का इस्तेमाल करना चाहूंगा। हाँ, बताइए। क्या हम ये कह सकते हैं कि इंसान का शरीर एक तरह का चलता फिरता भूतिया घर या हॉन्टेड हाउस है? हॉन्टेड हाउस। हाँ, एक ऐसा ढांचा जहां हमारे पूर्वजों के वो गहरे डर और सदमे एक बायोलॉजिकल घोस्ट के रूप में आज भी जिंदा है और वो हमारे ही शरीर के कमरों में भटक रहे हैं। अरे वाह, ये रूपक विज्ञान की इस जटिल प्रक्रिया को बिल्कुल सटीकता से समझाता है। शुक्रिया। और ये जो चेरी ब्लॉसम चूहों का प्रयोग है ना, ये इस बायोलॉजिकल घोस्ट के होने का सबसे ठोस और हार्ड डेटा है। तो इस प्रयोग में असल में हुआ क्या था? वैज्ञानिकों ने लैब में चूहों के एक समूह को लिया। उनके पिंजरे में जब भी चेरी ब्लॉसम फूल की एक खास मीठी गंध छोड़ी जाती, तो ठीक उसी वक्त चूहों के पैरों में एक हल्का सा बिजली का झटका दिया जाता। उफ, तो उन्हें शॉक दिया जा रहा था उस गंध के साथ? हाँ, कुछ ही दिनों के भीतर उन चूहों के दिमाग में कनेक्शन बन गया। मतलब अब वो समझ गए थे कि गंध का मतलब है दर्द। एग्जैक्टली। अब झटका दिए बिना भी सिर्फ उस फूल की गंध आते ही वो चूहे डर से बुरी तरह कांपने लगते थे। इसे तो हम नॉर्मल कंडीशनिंग कहते हैं ना। विज्ञान के लिए इसमें नया क्या था? इसमें कुछ नया नहीं था, लेकिन जो नया था उसने पूरे जीव विज्ञान की नींव हिला दी। और वो नया हिस्सा इन चूहों की अगली पीढ़ी से जुड़ा था, है ना? हाँ, वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को आगे बढ़ाया। उन चूहों के बच्चे पैदा हुए और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन नए बच्चों को उनकी पूरी जिंदगी में कभी कोई बिजली का झटका नहीं दिया गया। एक मिनट, मतलब उन बच्चों ने कभी वो शौक महसूस नहीं किया था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो कभी चेरी ब्लॉसम की गंध तक नहीं सूंघी थी। वो पूरी तरह से सुरक्षित माहौल में पले बड़े थे। अच्छा। लेकिन एक दिन वैज्ञानिकों ने उनके पिंजरे में पहली बार चेरी ब्लॉसम की वो मीठी गंध छोड़ी। और फिर? और जो नतीजा सामने आया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। क्या हुआ? वो बच्चे जिन्होंने जीवन में कभी किसी खतरे का सामना नहीं किया था, उस गंध के आते ही खौफ से चीखने लगे और पिंजरे के कोने में दुबक कर कांपने लगे। अरे बाप रे! ये बात तर्क के गले उतरना वाकई मुश्किल है ना? मतलब उस खास गंध का खौफ, दर्द की वो याद बिना किसी निजी अनुभव के सीधे उनके खून में ट्रांसफर हो गई थी। हाँ, उनके डीएनए में। और बात सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं रही। क्या और भी कुछ हुआ? जब उन चूहों की तीसरी पीढ़ी यानी उनके नाती पोते पैदा हुए तो उनके साथ भी हूबहू यही घटना दोहराई गई। तीसरी पीढ़ी तक? हाँ। उनके दिमाग के उस हिस्से में जो गंध को प्रोसेस करता है, न्यूरॉन्स का ढांचा जन्म से ही बदला हुआ था। मतलब उनके दिमाग का स्ट्रक्चर ही अलग था? बिल्कुल। उनके डीएनए में वो डर इस तरह से कोड हो चुका था कि वो एक जन्मजात बायोलॉजिकल अलार्म बन गया था। उफ। और अब जरा इस पूरी प्रक्रिया को इंसानों के नजरिए से सोचकर देखिए। हाँ, सोचिए हमारे पूर्वजों ने क्या कुछ नहीं झेला है। एग्जैक्टली। हजारों सालों तक उन्होंने खौफनाक जानवरों का सामना किया है, गुफाओं के अंधेरे में रातें काटी हैं। उन्होंने अकाल देखे हैं और भयानक महामारियां भी झेली हैं। तो वो सारा का सारा सर्वाइवल डेटा, वो सारे खतरे और उनसे बचने के तरीके हमारे डीएनए में टैग हो चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब कोई इंसान ये कहता है कि उसे सांपों से इतना खौफ आता है जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता, या ऊंचाई से उसे अकारण ही दहशत महसूस होती है, हाँ, तो ये महज कोई मनोवैज्ञानिक भ्रम नहीं है। नहीं है। ये असल में उसके किसी दूर के पूर्वज की आवाज हो सकती है जो उसी बायोलॉजिकल घोस्ट के रूप में चीख चीख कर कह रही है कि वहां मत जाओ, वहां तुम्हारी जान को खतरा है। बिल्कुल। और इस नजरिए से देखा जाए ना, तो ये कोई अभिशाप या कोई दिमागी बीमारी नहीं है। तो फिर ये क्या है? प्रकृति इसे एक बहुत बड़ी इवोल्यूशनरी एज मानती है। इवोल्यूशनरी एज? हाँ, प्रकृति बस ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो जानलेवा गलतियां पिछली पीढ़ियों ने की, वो नई पीढ़ियां बिल्कुल ना दोहराएं। मतलब खतरा आने से पहले ही शरीर अलर्ट हो जाए। एग्जैक्टली। इंसान असल में अपने परिवार के सबसे बड़े डरों, उनके संघर्षों और सर्वाइवल सीक्रेट्स की एक चलती फिरती लाइब्रेरी है। कमाल है। ये बायोलॉजिकल घोस्ट हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे सबसे प्राचीन रक्षक हैं। ये पूरा विचार ना सच में दिमाग को सुनकर देने वाला है। मतलब कोई भी इंसान अपनी जिंदगी अकेले जी ही नहीं रहा है। नहीं, उसके साथ हजारों साल का इतिहास हर वक्त सांस ले रहा है। लेकिन
अगर हमारे अंदर का ये सिस्टम इतना चौकन्ना है कि परदादाओं के डर को भी संजोकर बैठा है, तो जाहिर है कि ये आज के वास्तविक खतरों को लेकर भी आंखें मूंद कर नहीं बैठा होगा। बिल्कुल नहीं। जो खतरे हमारे खून में नहीं बल्कि हमारे ठीक सामने सड़क पर चल रहे हैं। तो जरा बाहरी दुनिया के उन खतरों की बात करते हैं जो किसी भूतिया घर में नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद हैं। हाँ, बाहरी खतरों को हमारा दिमाग जिस गति और बारीकी से मापता है ना, वो एपिजेनेटिक्स से भी ज्यादा चौंकाने वाली प्रक्रिया है। सच में? हाँ, हमारा सचेत मन तो बस एक छोटा सा हिस्सा है, असली काम पर्दे के पीछे चल रहा होता है। तो चलिए एक ऐसे नियम की बात करते हैं जो सुनने में किसी मनगढ़ंत डरावनी कहानी जैसा लगता है। मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ जा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये पूरी तरह से गणित और सांख्यिकी पर आधारित है। इसे 36 का नियम कहते हैं, रूल ऑफ 36। उफ, इसे बताने से पहले ही मुझे एक अजीब सी सिहरे महसूस हो रही है। ये है ही इतना डिस्टर्बिंग। देखो, इस नियम के अनुसार अगर कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी किसी बड़े शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर गुजारता है ना, मतलब वो रोज सबवे स्टेशन पर, ट्रैफिक सिग्नल पर या कॉफी शॉप में हजारों अनजान चेहरों के बगल से गुजरता है, हाँ, हम रोज ऐसा करते हैं। तो सांख्यिकीय रूप से वो इंसान अपनी पूरी जिंदगी में पूरे 36 बार किसी असली हत्यारे के ठीक बगल से गुजरता है। बाप रे, 36 ऐसे लोग जिन्होंने सच में किसी की जान ली है। ये आंकड़ा सुनकर कोई भी विचलित हो सकता है, लेकिन ये कोरा गणित है, हार्ड डेटा है। मतलब ये सच है। बिल्कुल। अगर आप एक औसत जीवन काल को 80 साल मान लें और एक महानगर में रहते हुए हर दिन सिर्फ 10 से 20 नए लोगों के करीब से भी गुजरते हैं, तो साल भर में आप हजारों अनजान लोगों के संपर्क में आते हैं। और जब अपराध के आंकड़ों को इस पूरी जिंदगी के अवधि से गुणा किया जाता है, तो ये आंकड़ा 36 के आसपास ही ठहरता है। ये तो बहुत ही खौफनाक है ना? लेकिन यहाँ असली सवाल ये नहीं है कि हम उनके बगल से गुजर रहे हैं। तो असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है कि जब हम उनके बगल से गुजरते हैं तो हमारा दिमाग क्या कर रहा होता है। मुझे तो लगता है कि हम उस वक्त अपने फोन में उलझे होते हैं या ये सोच रहे होते हैं कि रात के खाने में क्या बनेगा। हाँ, ज्यादातर लोग यही करते हैं। हमारा चेतन मन तो वहां होता ही नहीं है ना। आपका चेतन मन वहां नहीं होता, लेकिन आपका अवचेतन मन, आपका वो प्राचीन शिकारी दिमाग, वो कभी भी सोता नहीं है। मतलब वो हर वक्त अलर्ट रहता है। एग्जैक्टली। वो एक चालू सीसीटीवी कैमरे की तरह लगातार वातावरण को स्कैन कर रहा होता है। ओह, रास्ते में दिखने वाले हर एक इंसान की चाल, उसकी आंखों की पुतलियों का फैलाव, उसके चेहरे की मांसपेशियों का तनाव, हमारा दिमाग उस पूरे डेटा को चुपचाप रिकॉर्ड कर रहा होता है। रुकिए 1 मिनट। हाँ, अगर हमारा दिमाग इतनी भारी मात्रा में डेटा हर दिन रिकॉर्ड कर रहा है, तो फिर इस डेटा का होता क्या है? मतलब हम तो दिन भर में देखे गए 99% चेहरों को भूल जाते हैं ना। और यहीं पर नींद की भूमिका आती है। नींद की? कैसे? रात के समय, खासकर REM स्लीप यानी गहरी नींद के दौरान, हमारा दिमाग एक विश्लेषक की तरह काम करता है। अच्छा। वो दिन भर के जमा हुए उस सारे कचरे और डेटा को खंगालता है जिसे हमारे चेतन मन ने दिन में फालतू समझकर इग्नोर कर दिया था। मतलब दिमाग बैकग्राउंड में सारा सिक्योरिटी फुटेज चेक कर रहा है। एग्जैक्टली। जिसे हम आमतौर पर बुरा सपना या नाइटमेयर कहते हैं ना, वो असल में दिमाग द्वारा दिन भर के सिक्योरिटी फुटेज का रिव्यू करना होता है। अरे बाप रे। हमारा दिमाग ये जांच रहा होता है कि क्या उस भीड़ में कोई ऐसा चेहरा था जिसके हाव भाव शिकारी जैसे थे, क्या किसी की आंखों में कोई ऐसा छिपा हुआ खतरा था जो हमारी जान ले सकता था। ये तो बहुत ही खौफनाक विचार है। तो मेरा सवाल ये है। हाँ, पूछिए। कि हमारे बुरे सपनों में जो अनजान, विकृत और खौफनाक चेहरे हमें घूरते हुए दिखते हैं, क्या वो महज हमारी कल्पना की उपज नहीं है? नहीं। क्या वो सच में असल दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद हैं और हमारा दिमाग बस हमें उनके बारे में चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है? इस सवाल का वैज्ञानिक जवाब है हाँ, वो बिल्कुल असली है। सच में? हाँ, इंसान के दिमाग का वो हिस्सा जिसे हम विजुअल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो नए चेहरों का आविष्कार करने के लिए बना ही नहीं है। मतलब वो खुद से चेहरे नहीं बना सकता? बिल्कुल नहीं। वो एक पैटर्न रिकग्निशन मशीन है जो सिर्फ उन्हीं चेहरों को दिखा सकती है जिन्हें उसने कहीं ना कहीं देखा हो। तो इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि सपने में दिखने वाला हर एक चेहरा, चाहे वो कितना भी डरावना क्यों ना हो, वो बिल्कुल असली होता है। हो सकता है कि वो चेहरा महज 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए आपकी नजर के सामने से गुजरा हो और हमें पता भी नहीं चला। हाँ, आपके होश हवास को उसका रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था, लेकिन आपके उस प्राचीन सिक्योरिटी रडार ने उसकी आंखों में छुपे उस सूक्ष्म खतरे को पढ़ लिया था, जिसे हम माइक्रो एक्सप्रेशन कहते हैं। एग्जैक्टली।
आपका सपना महज उस फुटेज का एक रीप्ले है ताकि अगली बार जब वो चेहरा सामने आए तो आप तुरंत भाग सकें। ये सच में किसी भी थ्रिलर फिल्म से ज्यादा डरावना है यार। मतलब हम हर दिन खतरों के बीच से गुजर रहे हैं और हमारा खुद का दिमाग रात में हमें उन खतरों का सबूत दिखा रहा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ना एक और सवाल उठता है। वो क्या? अगर दिमाग उन चेहरों को याद रखता है जिन्हें हमारी आंखों ने एक मिलीसेकंड के लिए भी देखा, तो उन खतरों का क्या जिन्हें हम देख ही नहीं पाते? मतलब जो पीछे से आते हैं? हाँ, जो हमारी आंखों के दायरे से पूरी तरह बाहर हैं, उनका क्या? आहा, और यहीं पर बात इंसानी शरीर की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी शक्तियों की तरफ आ जाती है। खतरों को बिना देखे भांप लेने की क्षमता। बिल्कुल। Here's where it gets really interesting. क्योंकि एक बहुत ही अजीब सी घटना लगभग हर इंसान के साथ कभी न कभी होती ही है। हाँ, मैं समझ रही हूँ आप किस घटना की बात कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि कोई इंसान किसी सुनसान बस स्टॉप पर खड़ा है या अपने डेस्क पर बैठकर कंप्यूटर पर काम कर रहा है। उसे पक्का पता है कि उसके पीछे कोई नहीं है, लेकिन अचानक से गर्दन के पिछले हिस्से में एक अजीब सी झंझनाहट होती है। बाल खड़े हो जाते हैं। हाँ, एक गहरा बेचैन करने वाला एहसास होता है कि कोई उसे घूर रहा है। और जब वो इंसान मुड़कर देखता है तो वाकई में कोई अजनबी उसे लगातार देखे जा रहा होता है। एग्जैक्टली। तो ये कैसे संभव है? पीछे तो हमारी आंखें नहीं होती ना। क्या ये कोई टेलीपैथी है? नहीं, ये कोई जादुई शक्ति या टेलीपैथी नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग में मौजूद एक बेहद प्राचीन सर्किट है। प्राचीन सर्किट? हाँ, जिसे विज्ञान की भाषा में गेज डिटेक्शन कहा जाता है। गेज डिटेक्शन? हमारे दिमाग में दृष्टि का एक अदृश्य शंकु या इनविजिबल कोन ऑफ विजन काम करता है। ये कैसे काम करता है? इसे समझने के लिए हमें अपनी आंखों की बनावट देखनी होगी। इंसानों की आंखों के आसपास एक बहुत बड़ा सफेद हिस्सा होता है जिसे स्क्लेरा कहते हैं। जो ज्यादातर जानवरों में नहीं होता। एग्जैक्टली। जानवरों या शिकारियों में ये इस तरह से स्पष्ट नहीं होता। ये सफेद हिस्सा ही हमारे दिमाग को ये भांपने में मदद करता है कि सामने वाले की नजर का फोकस किस तरफ है। लेकिन एक मिनट, अगर कोई हमारे पीछे खड़ा है तो वो सफेद हिस्सा हमें दिखेगा कैसे? और यहीं पर हमारे दिमाग की गति काम आती है। अच्छा। हमारा जो अमिगडला है ना, मतलब दिमाग का वो पुराना हिस्सा जो खतरे का अलार्म बजाता है। हाँ बिल्कुल, वो हमारे सोचने समझने वाले हिस्से से कहीं ज्यादा तेज है। अच्छा। जब कोई आपको घूरता है, खासकर अगर उस घूरने में एक शिकारी वाला भाव हो, तो आपके आसपास के वातावरण में बेहद सूक्ष्म बदलाव होते हैं। सूक्ष्म बदलाव? जैसे कि? हो सकता है कि वो कोई हल्की सी परछाई हो जो जमीन पर पड़ी हो, आवाज में कोई बारीक बदलाव हो, या कोई ऐसा पैटर्न हो जिसे आपकी पेरिफेरल विजन यानी तिरछी नजर ने महज एक पल के लिए पकड़ लिया हो। ओह, तो दिमाग उन छोटे छोटे सिग्नल्स को जोड़ लेता है। हाँ, और डेटा साबित करता है कि ये रेडार सिस्टम इतना पावरफुल है कि अगर किसी की नींद पूरी ना हुई हो या उसका ध्यान पूरी तरह से किसी और काम में मग्न हो, तब भी ये सिस्टम चालू रहता है। क्या बात है! तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा शरीर हमारे उस चेतन मन से ज्यादा तेजी से काम करता है जो सोच समझकर फैसले लेता है? 100%। मतलब शरीर को पहले ही पता चल जाता है कि कोई हमारा शिकार करने के लिए हमें देख रहा है और दिमाग बाद में उस जानकारी को शब्दों में बदलता है। एग्जैक्टली। इवोल्यूशन या विकासवाद की प्रक्रिया में ना सोचने का समय नहीं होता। हाँ, वो तो है। जंगल में जब कोई तेंदुआ किसी इंसान को पीछे से घूर रहा होता था, तो उस इंसान के पास मुड़कर देखने, सोचने और विश्लेषण करने का वक्त नहीं होता था। अगर वो सोचता तो मारा जाता। बिल्कुल। शरीर को तुरंत एड्रेनलिन छोड़ना होता था ताकि इंसान बिना सोचे समझे वहां से भाग सके। एमिगडाला सीधा मांसपेशियों को सिग्नल भेज देता है। और आज भी हमारा शरीर ठीक उसी तरह से प्रतिक्रिया करता है। हाँ, वो सिहरन, वो गर्दन के पिछले हिस्से में होने वाली झंझनाहट असल में शरीर का वही आदिम अलार्म है जो कह रहा है विश्लेषण बाद में करना, पहले अपनी जान बचाओ। बाप रे, ये सारी बातें एक साथ सोचने पर सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं यार। ये सच में दिमाग हिला देने वाला डेटा है। मतलब जब हम सुबह उठकर आईने में अपना चेहरा देखते हैं, जी, तैयार होकर काम पर जाते हैं, तो हम खुद को बस एक आम इंसान समझते हैं। हाँ, कोई साधारण कर्मचारी या स्टूडेंट। एग्जैक्टली। जी हाँ। लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी इंसान महज इतना साधारण है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। इंसान एक शुद्ध बायोलॉजिकल मार्वल है, एक ऐसा जैविक चमत्कार जिसे तराशने में लाखों साल लगे हैं। सच कहा आपने। ये कोई साधारण मशीन नहीं है। हमारे खून की एक एक बूंद में पिछले 12,000 सालों का अनमोल सर्वाइवल डेटा, बचने की अचूक तरकीबें और हर खतरे का ब्लूप्रिंट सुरक्षित रखा हुआ है। और यही वो सीक्रेट ह्यूमन अपग्रेड्स हैं जो हमारे अंदर जन्म से ही मौजूद हैं। हाँ,
हमने कभी इन्हें अपग्रेड करने के लिए बाहर से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया। ये हमारे डीएनए में डिफ़ॉल्ट रूप से इंस्टॉल होकर आए हैं। बिल्कुल। हमारा दिमाग एक ऐसा रडार है जो सोते वक्त भी हथियारों को स्कैन कर रहा है। हाँ, और हमारे पूर्वज हमारी रगों में बायोलॉजिकल घोस्ट बनकर हमें खतरों से आगाह कर रहे हैं। और हमारी त्वचा के रोम रोम में ऐसी आंखें हैं जो अदृश्य शिकारियों को भांप सकती हैं। इन सब बातों को जानकर हम ये समझ सकते हैं कि प्रकृति ने हमें कितना सुरक्षित और एडवांस बनाया है। बिल्कुल। विज्ञान का ये पहलू भले ही सिहरन पैदा करने वाला लगे, लेकिन ये हमें अपने ही शरीर को एक बिल्कुल नए और शक्तिशाली नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। सही कहा। और यहीं पर आज के इस गहन विश्लेषण से ना एक ऐसा विचार पैदा होता है जो शायद किसी को भी लंबे समय तक चैन से सोने नहीं देगा। मैं सुनना चाहूंगी। जरा इस पर गहराई से विचार कीजिए। अगर हमारे अंदर 12,000 साल पुराने सर्वाइवल अलार्म, पूर्वजों के वो डरावने अनुभव और खतरों को भांपने वाले वो सारे रडार सिस्टम आज भी इतनी ही तेजी से और पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं, हाँ, तो क्या आज के इस आधुनिक दौर में जिसे हम स्ट्रेस या एंजाइटी कहकर दवाइयां खाते हैं, वो असल में कोई मनोवैज्ञानिक बीमारी है ही नहीं? ओह, ये तो बहुत गहरा विचार है। क्या ये मुमकिन है कि ये बेचैनी, ये घबराहट बस हमारा वो प्राचीन रडार सिस्टम है जो लगातार उन खूंखार जानवरों और जानलेवा खतरों को ढूंढ रहा है जो अब कंक्रीट के इस जंगल में मौजूद ही नहीं है? मतलब वो खतरे अब हैं नहीं, लेकिन सिस्टम अभी भी ऑन है। एग्जैक्टली। हमारा वो सर्वाइवल सिस्टम हर वक्त पूरी ताकत से ऑन तो है, लेकिन शायद सदियों पहले उसे बंद करने का स्विच हम हमेशा के लिए कहीं खो चुके हैं। जरा इसके बारे में सोचिएगा।